अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज के इस नए टॉपिक के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया विच इज़ आल्सो कॉल्ड पीस ऑफ वेस्टफालिया। तो आज हम वेस्टफालिया के हवाले से बात करेंगे, जो कि 1648 में आफ्टर 30 ईयर्स वार जो है ये ट्रीटी जो था वो साइन किया गया था। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड इन 1648 आफ्टर द 30 ईयर्स वार। तो आज हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कि 30 साल जंग के बाद यूरोप में जो था वो साइन किया गया था। और इस मुआहदे के नतीजे में, इस ट्रीटी के नतीजे में, चूँकि यूरोप के अंदर अमन कायम हुआ था, डेट्स वाई दिस ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया इज़ आल्सो कॉल्ड पीस ऑफ वेस्टफालिया। Treaty of Westphalia was signed in 1648 and मॉडर्न स्टेट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स बात याद रखिएगा कि जो जदीद रियासती निज़ाम है, जिस रियासती निज़ाम के अंदर आज हम रह रहे हैं, इस रियासती निज़ाम का जो आगाज़ है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से होता है। जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 1648 में साइन किया गया तो उसके साथ ही जदीद रियासती निज़ाम जो है, जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है, जिसको मॉडर्न, सॉवरन, नेशनल एंड सेकुलर स्टेट सिस्टम कहा जाता है, उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ होता है। और ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से पहले का जो दौर है वो दरअसल कदीम रियासत का दौर है, जिसमें एक वक्त था जब कदीम यूनान के अंदर सिटी स्टेट्स पाई जाती थी, और उसके बाद जो है अम्पायर्स का दौर शुरू हुआ, जैसे रोमन अम्पायर का दौर जो था शुरू हुआ। तो यहाँ से जो है 1648 से जो है ये जो जदीद रियासती निज़ाम है, जिस रियासती निज़ाम के अंदर आज हम रह रहे हैं, इसका जो बाकायदा आगाज़ है वो 1648 में उस वक़्त हुआ जब 30 साल जंग के बाद, जो कि यूरोप में लड़ी गई, और उसके जंग के अख्ताम के ऊपर जो है जो यूरोप के अंदर एक मुआहदा हुआ, जो ट्रीटी हुआ, जिसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया कहा जाता है। तो वहाँ से जो है जदीद रियासती निज़ाम का आगाज़ होता है। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि यहाँ से जो है बैनुल-अक़वामी तल्लाक़ात का आगाज़ भी होता है। इंटरनेशनल रिलेशन जो है, आज इंटरनेशनल रिलेशन की जो नोयत है, जो नेचर है, और जो उसकी सिग्निफिकेंस है, जो उसके असूल व ज़वाबित और जो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन पाए जाते हैं, तो उसका बाकायदा आगाज़ भी ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से ही होता है। पीस ऑफ वेस्टफालिया, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड पीस ऑफ वेस्टफालिया 1648, क्योंकि इस मुआहदे के बाद जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जब साइन हुआ तो उसके बाद यूरोप में अमन कायम हो गया था। और 30 साल जंग जो लड़ी गई थी, जो 1618 में शुरू हुई और 1648 में जाकर जो है उसका इख्तिताम होता है। तो चूँकि इस मुआहदे के बाद अमन कायम हो गया था यूरोप में, तो इस वजह से इसको पीस ऑफ वेस्टफालिया भी कहा जाता है, जो कि 30 साल जंग के इख्तिताम के ऊपर जो है ये साइन हुआ था। और ये आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ जो कंट्रीज़ हैं उसमें उनके फ़्लैग्स दिए गए हैं। इसमें पाकिस्तान का फ़्लैग भी है। दुनिया भर के तमाम मुल्क जो हैं, जो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं, उनके फ़्लैग्स यहाँ पे दिए गए हैं। और ये जो रियासतों की जो पहचान है, जो फ़्लैग से पहचान होती है, नेशनलिज़म से पहचान है, और उनकी जो बाउंड्रीज़ की हदबंदी की गई, सफारतकारी के असूल और ज़ाब्ते तय किए गए, और रियासतों के दरमियान जो इंटरेक्शन पाया जाता है और इंटरडिपेंडेंस जो पाया जाता है, इन तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इन तमाम उसूलों का जो आगाज़ है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से होता है। तो जैसे जैसे रियासतें जो हैं वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के ऊपर साइन करती गई, तो उसके साथ जो है रियासतों का निज़ाम जो था उसमें जो है पेशरफ्त होती गई। तो जदीद रियासती निज़ाम के इर्तिका में, इंटरनेशनल रिलेशन के इर्तिका में जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है उसने बड़ा अहम किरदार जो है अदा किया है। तो सबसे पहले जो है, जैसा फ्रांस है, स्वीडन है, नीदरलैंड है और नॉर्वे है, तो इस तरह जो है वो इन मुल्कों ने जब इसके ऊपर साइन किए तो वहाँ से इस जदीद रियासती निज़ाम का आगाज़ हुआ। फिर जैसे जैसे रियासतें कायम होती गईं और उन्होंने ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के ऊपर साइन करते गए, तो इस रियासतों की तादाद में भी इजाफा होता गया और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी उसके साथ साथ इजाफा होता गया। उसकी हदूद में वसअत आती गई, उसकी जोग्राफी हदूद जो थी वसी हुई, और इसके अलावा जो है उसके मौज़ूआत के अंदर भी इजाफा हुआ। तो और इस तरह इंटरनेशनल रिलेशन का भी बाकायदा आगाज़ जो है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से ही होता है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड ऑन अक्टूबर 24, 1648। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये दरअसल 1646 से लेकर 1648 के दौरान जो है इसके ऊपर काम हुआ, इसकी ड्राफ्टिंग की गई और इसके ऊपर जो सारा होमवर्क किया गया था, और फिर जो फाइनल इसके ऊपर साइन हुए वो अक्टूबर 24, 1648 में इसके ऊपर साइन हुए थे। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है ये कमोपेश इसके ऊपर 2 साल लगे थे। तो 2 इसमें ट्रीटी किए गए, एक मई
1648 में के ऊपर साइन हुए और दूसरे के अंदर जो है वो अक्टूबर 1648 में हुए। तो इन दोनों जो मुआहदे हैं, जैसे पेयर ऑफ ट्रीटीज़ भी कहा जाता है, तो इनको जो है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया कहा जाता है, क्योंकि वेस्टफालिया के इलाके में जो है इनके ऊपर साइन किए गए थे। फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, तो जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है उसके जो बेसिक फीचर्स क्या हैं। नंबर 1 है बिगनिंग ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के साथ ही ये जो जदीद रियासती निज़ाम है और ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है और जो इंटरनेशनल जो आर्डर पाया जाता है इस वक्त, जो जदीद रियासती निज़ाम है और इंटरनेशनल रिलेशन है, इसका जो बाकायदा आगाज़ है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से ही होता है। अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो एक 1648 से पहले का दौर है और एक 1648 से अनवर्ड जो है मौजूदा दौर है। तो जदीद रियासती निज़ाम जो है, जिस रियासती निज़ाम के अंदर आज हम रह रहे हैं, और जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन की आज जो नोयत है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो उसके बेसिक रूल्स हैं, उनका जो आगाज़ है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से ही होता है। नेक्स्ट है नंबर 2 है पेयर ऑफ ट्रीटीज़। तो याद रखिएगा ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है ये बेसिकली पेयर ऑफ ट्रीटीज़ है, यानी इसमें दो बड़े मुआहदे किए गए थे। पहला मुआहदा जो है वो ट्रीटी ऑफ मॉन्स्टर कहलाता है जो मई 1648 में हुआ, और दूसरा मुआहदा जो है वो है ट्रीटी ऑफ ओस्नाब्रक। तो ओस्नाब्रक जो है ये अक्टूबर 1648 में हुआ। तो ये दो मुआहदे हैं जो कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये इसकी बैकग्राउंड क्या है कि इस दौर के अंदर यूरोप के अंदर जो है जो कैथोलिक थे और जो प्रोटेस्टेंट थे उनके दरमियान शदीद इख्तलाफात पाए जाते थे और एक दूसरे के ऊपर वो गालिब आने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके दरमियान एक शदीद जंग लड़ी गई। 30 साल जंग लड़ी गई और जिसका मकसद जो था वो एक दूसरे के ऊपर गालिब आना था। जो कैथोलिक थे वो प्रोटेस्टेंट को जो है वो ख़त्म करना चाहते थे और उनके ऊपर गलबा हासिल करना चाहते थे, जबकि जो प्रोटेस्टेंट थे वो कैथोलिक के ऊपर गालिब आना चाहते थे और उनको इक़्तिदार से महरूम करना चाहते थे। तो इसी इशू के ऊपर जो है उनके दरमियान मज़हब के नाम के ऊपर एक 30 साल जंग लड़ी गई, और जब 30 साल जंग का इख्तिताम हुआ तो उसके बाद जो है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है उसको साइन किया गया था। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है बेसिकली ए पेयर ऑफ ट्रीटीज़ है जो कि दो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हुआ। तो इसके दो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर होने की बुनियादी वजह भी ये है कि जो कैथोलिक थे और जो प्रोटेस्टेंट थे उनके दरमियान इतने शदीद इख्तलाफात पाए जाते थे कि वो इस बात के ऊपर भी मुतफिक नहीं हो रहे थे कि किसी एक मुकाम के ऊपर जो है ये ट्रीटी जो है वो साइन हो। लिहाजा दो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है ये ट्रीटी जो था वो साइन हुआ। अब ये दोनों इलाके जो हैं, जो मॉन्स्टर है और ओस्नाब्रक जो है, ये चूँकि वेस्टफालिया में वाक़या हैं, जो इस वक्त जर्मनी का इलाका है, इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया का नाम दिया गया था। और चूँकि इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया पर साइन होने के बाद यूरोप के अंदर जो एक 30 ईयर्स वार जो लड़ी जा रही थी और उसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई, बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ और एक तवील अर्सा तक जो यूरोप जो है वो जंग का शिकार रहा। तो उसके बाद जो कि अमन कायम हो गया था, इसलिए इसको पीस ऑफ वेस्टफालिया भी कहा जाता है, जो कि 1648 में साइन हुआ। और नंबर 3 इसका फीचर है रूलर्स विल डिसाइड द रिलीजन ऑफ द स्टेट। तो इसमें जो है वो जो रूलर्स होंगे, जो प्रिंस होगा या जो एम्परर होगा, रियासत का जो सरबराह होगा, जो रूलिंग क्लास होगी, वो डिसाइड करेगी कि रियासत का जो है मज़हब क्या होगा। और जो रूलिंग क्लास का मज़हब होगा वहीं जो है वो स्टेट का भी मज़हब होगा। तो इस वाले से जो अल्टीमेट पावर जो थी वो जो है वो रियासत के सरबराह को दे दी गई थी। और नेक्स्ट है एंड ऑफ 80 ईयर्स वार। तो जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके नतीजे में दो बड़ी जंगों का अख्ताम हुआ। एक 30 ईयर्स वार जो 1618 में शुरू हुई और 1648 में उसका अख्ताम हुआ, और दूसरा जो था यूरोप के अंदर एक 80 साल 80 ईयर्स वार लड़ी गई जो 1568 में शुरू हुई और 1648 में उस वक्त ख़त्म हुई जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के ऊपर साइन हुए। तो इसलिए ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है उसको इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है कि इस ट्रीटीज़ की वजह से दो बड़ी जंगें जो थी उनका अख्ताम हुआ और यूरोप के अंदर जो है हकीकी अमन कायम जो था कायम हुआ। नंबर 6 है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ स्विट्ज़रलैंड वाज रिकग्नाइज्ड। तो जो स्विट्ज़रलैंड जो था वो उसको एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और मुख्तदर रियासत के तौर पे तस्लीम कर लिया गया था। तो इस तरह ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के नतीजे में जो स्विट्ज़रलैंड है वो एक सावरन स्टेट के तौर पे जो है वो उभर कर सामने आया। नेक्स्ट है फ्रांस टू कंट्रोल ऑफ मेट्स, टाउल, वर्डन और
डेकापोल और इसके अलावा जो है पेगनर्ड है। तो फ्रांस जो था उसने इन इलाकों के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल कायम कर लिया था। याद रखिएगा कि फ्रांस जो है उस दौर में भी एक बड़ी ताकत था, एक मौसर ताकत था, और उसका शुमार जो है यूरोप के इंतहाई अहम और बाअसर रियासतों के अंदर जो है होता है। और दूसरी तरफ जो है स्विट्ज़रलैंड एक बड़ी ताकत था। स्विट्ज़रलैंड टुक कंट्रोल ऑफ वेस्ट पोमेरेनिया और विस्मर और वर्डन। तो ये वो इलाके जो थे जिनके ऊपर स्वीडन ने अपना कंट्रोल स्वीडन जो था उसने अपना कंट्रोल कायम कर लिया था। तीसरा, एक तरफ फ्रांस एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आया और दूसरी तरफ जो है जो स्वीडन था वो एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आया। तीसरा, इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसके अंदर जो है स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, स्वीडन, और इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे कि हॉलैंड जो है उसको भी बड़ी अहमियत हासिल हुई और उसने भी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इस रियासती निज़ाम के अंदर बड़ी अहमियत हासिल कर ली थी। ऑस्ट्रेलिया उसमें शामिल था। तो ये वो मुल्क थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के ऊपर साइन किए और वो सॉवरन स्टेट्स का दर्जा हासिल में कामयाब हो गई। नेक्स्ट है बैरियर्स टू ट्रेड वार रिमूव्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट है बैरियर्स टू ट्रेड वार रिमूव्ड। तो इस जंग से पहले जो है यूरोप के अंदर तजारत के हवाले से जो है बहुत सारी मुश्किलात थी, बहुत सारी पाबंदियाँ थीं, और चूँकि कोई बाकायदा तौर पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, इसलिए मुख्तलिफ़ इलाकों के दरमियान जो ट्रेड होती थी उसके हवाले से बड़ी मुश्किलात थी, मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ जो थी उनका सामना करना पड़ता था। लेकिन जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुआ और रियासतें जो हैं उनको बाकायदा सॉवरन करार दे दिया गया, नेशनल करार दे दिया गया, उनकी बाकायदा हदबंदी कर दी गई और उनकी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ जो थी उनका तयन कर दिया गया। इसके अलावा जो है उनके बाकायदा तौर पे डिप्लोमेसी का आगाज़ हुआ, सफारती नुमाइंदों की तकर्रियाँ की जाने लगी, फॉरेन पॉलिसी जो है उसको जो है वो रीशेप किया गया, और इस तरह जो है इसके बाद रियासतों के दरमियान बाकायदा तौर पर तजारत के असूल व ज़वाबित तैयार किए गए और रियासतों के दरमियान तजारत का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ, और जो रुकावटें थीं, जो पाबंदियाँ थीं, जो मसाइल थे, वो आस्ता आस्ता जो थे ख़त्म कर दिए गए। इस तरह इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर रियासतों के दरमियान जो इंटरडिपेंडेंस है और जो इंटरेक्शन था उसमें इजाफ़ा होता है, और रियासतें जो हैं उनके दरमियान बाहमी अमूर, बाहमी दिलचस्पी के जो अमूर हैं वो जो सियासत से मुतल्लिक़ हैं, मईशत से मुतल्लिक़ हैं, ट्रेड से मुतल्लिक़ हैं, वो टूरिज़म से मुतल्लिक़ थे, आस्ता आस्ता जो है रियासतों के दरमियान मुख्तलिफ़ नोयत के तल्लक़ात क़ायम होते गए और इस तरह इंटरनेशनल रिलेशन को जो है वो वुसअत हासिल होती गई। नेक्स्ट है 8 मिलियन कैजुअल्टीज़। तो बहुत अहम बात है कि ये जो 30 ईयर्स वार लड़ी गई उसमें कमो बेश जो है 8 मिलियन कैजुअल्टीज़ हुई, बहुत बड़ी हलाकतें हुई, एक बहुत बड़ी जंग थी। आप देख सकते हैं कि 8 मिलियन कैजुअल्टी जो थी और रिपोर्ट की गई हैं कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से पहले जो है जो 30 साल जंग लड़ी गई उस जंग के अंदर जो है किस कदर जानी नुकसान हुआ, किस कदर मुआशी नुकसान हुआ होगा, और उसके बाद जो है 8 मिलियन कैजुअल्टीज़ के बाद जो है यूरोप इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें अमन कायम करना चाहिए और जो इंतहाई कीमती वसाइल हैं उनको जंगों में ज़ाया करने की बजाय मुआशरे की तरक्की और बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 मिलियन कैजुअल्टीज़ जो थी वो यूरोप के अंदर हुई, और यूरोप को आप देखते हैं कि वो ज़्यादा जो है वो आबादी वाला इलाका नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जंग के खौफनाक जो असरात थे वो किस कदर ज़्यादा थे कि 8 मिलियन कैजुअल्टी अमवात जो थी वहाँ पे हुई हैं। और ख़ास बात यह है कि ये जो जंग थी 30 ईयर्स वार जो है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो थे उनके दरमियान लड़ी गई थी। ये एक मुखालिस मजहबी जंग थी और मजहबी इख्तलाफात इस कदर शदीद थे कि दोनों मजहबी फ़िरके जो हैं एक दूसरे के ऊपर गलबा पाने के लिए जो है वो मैदान जंग में जो थे वो कूद पड़े थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो जंग लड़ रहे थे। और इस जंग के बाद जो है इस जंग के बाद जो प्रोटेस्टेंट थे उनको काफ़ी हद तक तक़वियत हासिल हुई, और जो पोप था, जो कैथोलिक पोप था, उसकी हैसियत, उसकी ताकत और उसका जो दर्जा था उसमें बड़ी हद तक कमी वाक़या हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट्स वर डिक्लेयर्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली सॉवरन। जैसा कि आपके इल्म है कि जो जदीद रियासत जो है इसकी जो बुनियादी खसूसियत है वो उसकी सॉवरेनिटी है, और ये सॉवरेनिटी जो है डेट इज़ आल्सो द फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। तो ये रियासत का चौथा लाजमी जुज़ भी है जिसके बगैर रियासत जो है उसका क़याम मुमकिन नहीं है। तो ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है जिसके अंदर ये बताया गया, ये तय कर दिया गया कि रियासत जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली जो है
वो सावरन होगी, वो अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक होगी, और कोई रियासत जो है उसके अंदरूनी मामलात में या उसके बैरूनी मामलात में उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। तो इस तरह रियासतों को जो है वो अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ख़ुद मुख्तार और मुख्तदिर जो है सावरन जो था वो तस्लीम कर लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल स्टेट्स वर डिक्लेयर्ड लीगली इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है ये तय कर दिया गया कि तमाम रियासतें जो हैं, चाहे उनकी सियासी ताकत कम हो या ज़्यादा हो, फ़ौजी ताकत के अतबार से उनमें फ़र्क पाया जाता हो, अमली तौर पे वसाइल के अतबार से उनमें फ़र्क पाया जाता हो, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है, जो इंटरनेशनल असूल और ज़ाब्ते होंगे, उसके मुताबिक तमाम रियासतों का स्टेटस बराबर होगा। तो बैनुल अक़वामी कानून की नज़र में आल स्टेट्स वर डिक्लेयर्ड लीगली इक्वल, तो ये बहुत बड़ी बात थी। इस तरह जो कवानीन थे उसके मुताबिक तमाम रियासतों को इक्वल स्टेटस जो था वो दे दिया गया था। तो ये कब हुआ? ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर। आज भी आप देखते हैं कि जनरल असम्बली के अंदर जो है यूएनओ का जो पहला बुनियादी इदारा है, तो उसमें तमाम रियासतों का स्टेटस बराबर है। जब वहाँ पे किसी मामले के ऊपर बहस होती है या वोटिंग होती है, तो तमाम रियासतें जो हैं वो एक वोट जो है वो कास्ट करती हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कुवैत जैसा छोटा सा मुल्क हो, या वो सियासी एतबार से ताकतवर मुल्क हो। तो छोटी बड़ी कमज़ोर ताकतवर तमाम रियासतें जो हैं उनका जनरल असम्बली के अंदर एक वोट शुमार होता है। तो ये जो असूल है ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर जो है वो डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है नो इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो ये इख्तियार जो है ये दिया गया कि कोई भी रियासत किसी दूसरी रियासत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की मुजाज़ नहीं होगी। हर रियासत इंटरनली और एक्सटर्नली जो है वो अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक होगी। तो इस तरह जो है जो रियासतें दूसरी रियासतों की हदूद में मुदाखलत करती थी, उनके मामलात में मुदाखलत करती थी, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर जो है उसको इलीगल करार दे दिया गया। और इस तरह जो है रियासतें जो हैं वो इंटरनली और एक्सटर्नली जो हैं वो सावरन जो है वो करार पाई, और रियासतों को इस बात से मना कर दिया गया कि कोई भी रियासत दूसरी रियासत के मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत करने की मुजाज़ नहीं होगी, और अगर कोई रियासत ऐसा करती है तो वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अथॉरिटी ऑफ द पोप वाज शेकन एंड मिनिमाइज्ड। तो इससे पहले जो है जो पोप था, जो कैथोलिक चर्च का जो है सरबराह था, और वो स्टेट का भी सरबराह था, जो रोमन अम्पायर थी उसका भी सरबराह था, तो पोप को जो है और जो मज़हब जो था उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। और ख़ास तौर पे जो कैथोलिक मज़हब ईसाई फ़िरका था उसको सियासत के अंदर, रियासत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। तो ये जो 30 ईयर्स वार है इसके अंदर जो है जो कि जंग जो थी वो दरअसल एक ये खालिस मजहबी जंग थी, और उसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो थे वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थे। तो जो प्रोटेस्टेंट थे वो दरअसल एक इस्लाही तहरीक थी, वो एक लिबरल जो थी और वो डेमोक्रेटिक थे, और उनको काफ़ी हद तक तक़वियत हासिल हुई, और इसके अंदर काफ़ी हद तक जो है उनको मकबूलियत हासिल हुई और अथॉरिटी उनको हासिल हो गई। नतीजा ये निकला कि पोप की जो रवायती इजारादारी थी, जो उसकी मुनापली थी और स्टेट के ऊपर जो उसका कंट्रोल था, वो काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ गया, और उसका दायरा अख्तियार बहुत कमज़ोर पड़ा, बहुत महदूद हो गया था। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है और 30 ईयर्स वार जो है, इसके बाद रियासत के अंदर जो मज़हब का एलिमेंट जो था वो मिनिमाइज़ हुआ, वो कमज़ोर हुआ, और रियासत जो है वो सेकुलर रियासत जो थी उसका जो ट्रेंड था उसको बड़ी तक़वियत हासिल हुई। नेक्स्ट है एवरी स्टेट वाज डिक्लेयर्ड मॉडर्न, सावरन, नेशनल एंड सेकुलर। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया का जो स्पिरिट है वो दरअसल यही पॉइंट है कि एवरी स्टेट वाज डिक्लेयर्ड मॉडर्न, सावरन, नेशनल एंड सेकुलर। तो हर रियासत जो है उसको मॉडर्न, यानी इससे पहले जो है जो इससे पहले का जो दौर है वो कदीम रियासत का दौर है, वो एक रवायती अम्पायर्स का दौर था, और वो सिटी स्टेट का दौर था, और उसमें जो है वो स्टेट का जो स्ट्रक्चर है बहुत मुख्तलिफ था। तो जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुआ तो रियासत को जदीद रियासत जो है करार दे दिया गया, और इसके अलावा सॉवरन जिन रियासत इक़्तिदार आला की मालिक होगी, यानी रियासत अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक होगी। कोई रियासत जो है दूसरी रियासत के अंदरूनी मामलात में या उसके जो बैरूनी मामलात हैं उसको उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। तो हर रियासत जो है वो अपनी मर्ज़ी और अपने मफादात के मुताबिक अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डिज़ाइन कर सकती है, और हर रियासत जो है वो अपने हालात के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक
और अपने वसाइल के मुताबिक या अपने जो उसके कौमी मफादात हैं उसके मुताबिक जो है वो अपनी इंटरनल पॉलिसी जो है उसको डिज़ाइन कर सकती है। और कोई रियासत जो है वो दूसरी रियासत पर असरअंदाज होकर उसकी फॉरेन पॉलिसी को या उसकी जो इंटरनल पॉलिसी है उस पर असरअंदाज होने का अख्तियार नहीं रखती। तो तमाम रियासतें जो हैं उनको सावरन जो था वो करार दे दिया गया था। नेक्स्ट है जो रियासत है उसको नेशनल करार दे दिया गया, कौमी रियासत जो है करार दे दिया गया। एक रियासत के अंदर रहने वाले जो तमाम लोग थे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है उनके हकूक़ यकसा बना दिए गए। और चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब के साथ है, किसी भी फ़िरके के साथ है, वो किसी भी क्लास को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रियासत के अंदर जो है उनके हकूक़ और उनके फ़रज़ जो हैं वो यकसा होंगे। चाहे वो कैथोलिक हैं, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं। तो कोई भी जो है किसी रियासत के अंदर जो लोग रह रहे होंगे, चाहे वो मिनॉरिटीज़ में हैं या उनका कोई भी स्टेटस होगा, तो वो जो हैं वो उस रियासत के नेशनल कहलाएंगे और उनकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगी वो बराबर होंगी और तमाम लोगों का जो स्टेटस है वो बराबर होगा। इस तरह जो है रियासत जो है वो सेकुलर जो है वो डिक्लेयर कर दी गई। तो रियासत किसी ख़ास मज़हब की सरपरस्ती नहीं करेगी, किसी ख़ास मज़हब जो है उसको प्रमोट नहीं करेगी। तो रियासत जो है वो अक़ली बुनियादों के ऊपर और मसलत के तहत जो है रियासत का निज़ाम चलाएगी और मज़हब से किसी ख़ास मज़हब से रहनुमाई जो है नहीं ली जाएगी। तो इस तरह जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है उसमें स्टेट वाज डिक्लेयर्ड मॉडर्न, सॉवरन, नेशनल एंड सेकुलर। स्टेट्स वर डिक्लेयर्ड सुप्रीम अथॉरिटी। तो जो इससे पहले जो है जो पोप था जो मज़हब का नुमाइंदगी करता था तो उसको बहुत पावर हासिल थी। वो स्टेट से जो है एक बालातर ताकत थी। मावरे रियासत जो है वो एक अथॉरिटी थी और रियासत उसके मतहत थी। लेकिन ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर जो है जो अहम डिसीजन लिया गया वो ये था कि स्टेट वाज डिक्लेयर्ड सुप्रीम अथॉरिटी। रियासत को सबसे बड़ी ताकत जो है करार दे दिया गया। अब मज़हब जो है वो रियासत के मतहत था। पहले क्या था, रियासत मज़हब के मतहत थी, यानी स्टेट जो है वो पोप के मतहत थी। लेकिन ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर क्या डिसाइड हुआ कि जो पोप होगा जो मज़हब की नुमाइंदगी करता है वो स्टेट के मतहत होगा। तो स्टेट वाज डिक्लेयर्ड सुप्रीम अथॉरिटी। रियासत को सबसे बड़ी ताकत जो है वो करार दे दिया गया और मज़हब को रियासत के ताबे कर दिया गया। तो ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है उसका एक बड़ा अहम फ़ीचर है कि जिसमें रियासत जो है उसको बाख्तियार अदारा बनाया गया, उसको सुप्रीम अथॉरिटी जो है अल्टीमेट अथॉरिटी जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया और रियासती मफादात जो हैं उनको जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई और तमाम जो दीगर अदारे हैं वो रियासत के ताबे होंगे, यहाँ तक कि मज़हब और चर्च और जो पोप है वो भी रियासत के ताबे होगा। पहले क्या था कि रियासत मज़हब के मुताबिक यानी पोप की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो अपने मामला चलाती थी। अब क्या था कि अब पोप को जो है वो रियासत के ताबे कर दिया गया और अब पोप क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो इस बात का फ़ैसला जो है स्टेट करेगी। तो इस तरह जो है पोप जो है उसकी अहमियत जो थी बड़ी हद तक कम हो गई। नेक्स्ट है देयर वाज नो एक्स्ट्रा स्टेट अथॉरिटी और पावर। तो कोई भी मावरे रियासत है वो अथॉरिटी नहीं होगी। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर ये बात तय कर दी गई कि जो एक्स्ट्रा स्टेट अथॉरिटी है या एक्स्ट्रा स्टेट पावर जो होगी, मावरे रियासत जो अथॉरिटी है या मावरे रियासत जो ताकत है उसको ख़त्म कर दिया गया था। रियासत ही सबसे बड़ी ताकत है, रियासत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। चाहे वो कोई मज़हब है, चाहे किसी भी उसका तल्लुक़ किसी भी क्लास के साथ है, तो रियासत को सबसे बड़ी ताकत करार दे दिया गया है और बाकी तमाम जो चीज़ें हैं उनको रियासत के ताबे कर दिया गया है। तो रियासत से बड़ी कोई ताकत नहीं है और रियासत को ये जो सुप्रीम अथॉरिटी है ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर साइन हुई। यहाँ तक कि ये बात वाज़ेह कर दी गई कि देयर विल बी नो एक्स्ट्रा स्टेट अथॉरिटी और एक्स्ट्रा स्टेट पावर, यानी कोई भी मावरे रियासत जो है ताकत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ईच स्टेट गॉट द राइट टू यूटिलाइज the strength of its people and other sources without any restrictions within or outside। तो हर रियासत जो है जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर जो है हर रियासत को ये इख्तियार दे दिया गया कि उसके जो लोग हैं वो उनकी ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकती है और जितने भी रियासत के अंदर वसाइल होंगे, जो रिसोर्सेज होंगे, चाहे वो जो है वो कल्चर से मुतल्लक हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से उनका तल्लुक़ है, चाहे उनका तल्लुक़ जो है वो मिनरल्स के साथ है, किसी भी किस्म के जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सब के ऊपर रियासत का कंट्रोल होगा
और रियासत उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ चाहे जब चाहे इस्तेमाल कर सकती है और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। और ना ही कोई रियासत दूसरी रियासत है उसके ऊपर कोई पाबंदी लगा सकती है कि वो ये करे या ये ना करे। तो हर रियासत जो है वो अपने वसाइल को, अपने रिसोर्स को अपनी तरक्की के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी बेहतरी के लिए जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल करने की मुजाज़ थी। और ये पाबंद कर दिया गया कि कोई रियासत दूसरी रियासत को पाबंद नहीं कर सकती कि वो अपने वसाइल को जो है इस मकसद के लिए इस्तेमाल करे या ना करे। तो वसाइल जो रिसोर्स थे उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल जो था वो रियासत को जो था वो हासिल हो गया। तो ये एक मैप है जिसमें मुख्तलिफ जो है जो इलाके हैं, मुख्तलिफ जो स्टेट्स थी, जैसे जैसे ये जो वक्त गुज़रता गया तो उसके मुताबिक जो है वो जदीद रियासती निज़ाम के अंदर वसअत पैदा होती गई। तो इस तरह एक मैंने गूगल से जो है ये मैप जो है वो डाउनलोड किया है, जिसमें ये सारा जो है वो क्या है, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद जो है कि सूरत है जिसमें फिर आस्ता आस्ता जो है नई नई रियासतें वजूद में आती गई और जदीद रियासती निज़ाम जो है उसके अंदर वसअत पैदा होती गई, बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात के अंदर वसअत पैदा होती गई और इसका जो है जदीद रियासती निज़ाम जो है उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ है। ये एक सिम्बोलिक सी पिक्चर है जिसमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है जिस मौके के ऊपर साइन किया गया, रियासती मुख्तलिफ नुमाइंदे जो हैं उसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो का अख्ताम होता है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।